हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन। हम लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोग्रान पढ़ लिए थे, ठीक है ना। उस पर बेस्ड जितना भी क्वेश्चन था वो सब हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनायन, मतलब सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट है उसका, इंडक्टिव फैक्ट का। क्या है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि कार्बन आयन क्या होता है। कार्बन आयन क्या होता है तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे वहां पे था ना कि कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है आपका कार्बन आयन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर पे क्या निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये जो निगेटिव चार्ज वो कौन सा है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग। CH3 पर निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2 पर निगेटिव चार्ज। अरे बात समझ में, तो ये सब क्या ऐसा एग्जांपल है किसका, कार्बन एनायन का। मतलब कार्बन पे क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो कार्बन है इसका स्ट्रक्चर कैसा लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड है यहाँ पे। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, क्या है यहाँ पे 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। ये क्या है आपका निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, ठीक है ना। सेकेंड यहां पे हम लोग क्या लेंगे कि यहां पे क्या है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में, 3 बॉन्ड पेयर है, देखिए ध्यान से, 3 बॉन्ड पेयर होगा यहाँ पे और क्या होगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कोई दिक्कत यहां तक, कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। किसमें होगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि निगेटिव चार्ज, तो क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किससे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ज्योमेट्री हो गया, इसका शेप कैसा होगा, पिरामिडल। इसका शेप कैसा होगा, यहाँ पे पिरामिडल। क्या होगा, इसका शेप पिरामिडल शेप होगा। कोई दिक्कत यहां तक। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है ये। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है आपका 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 2 6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या आपका 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। मतलब बोल सकते हैं कि वैलेंस सेल कंटेन्स, वैलेंस सेल कंटेन्स या हैविंग, वैलेंस सेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल के पास में यहाँ पे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, और इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आपका रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज तो है, तो जो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पे अगर कोई प्लस आई ग्रुप लगा दे हम लोग, या ऐसा ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
प्लस आई ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, तो क्या इसके स्टेबिलिटी को कम कर देगा? क्यों? क्योंकि प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और प्लस आई से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, हाई रिपल्सन होगा। क्लियर है यहां तक? इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे क्यों, कौन सा स्पेसीज है, कौन सा ग्रुप है प्लस आई की माइनस आई जो इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा? तो इसके स्टेबिलिटी को माइनस आई ग्रुप क्या कर देगा? इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to the minus I power of group, और यहां पे क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप। मतलब उसका जो स्टेबिलिटी होगा ना, वो क्या होगा आपका? माइनस आई पावर के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली किसके होगा? आपका प्लस आई पावर के। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आ रही बात समझ में? यहां तक इसको नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस पे बताना है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर। फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ। तो आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए इसको। देखिए ध्यान से, वहां पे बताए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे कार्बन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मतलब देखिए ध्यान से, वहां पे ये जो कार्बन आयन है ना, इस पे चेक करना है वो कितने प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2, और ये एक 3। तो यहाँ पे 3 क्या है आपका? प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 प्लस आई ग्रुप लगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अरे बात समझ में? इसलिए क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ध्यान रखना है कि जो कार्बन आयन जो होगा ना, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होता है वहां पे कार्बोकेटायन के जस्ट उल्टा होता है। कार्बोकेटायन में क्या था कि 3 डिग्री मोर स्टेबल देन, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन मिथाइल। यहाँ पे क्या होगा आपका? कार्बन आयन के अंदर मिथाइल मोर स्टेबल देन, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन, 3 डिग्री। अरे भाई समझ में आता? क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। यहाँ पे CH3 है यहाँ पे, तो ये तो प्लस आई लगाएगा, ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन का क्या लगेगा? माइनस आई। NO2 भी माइनस आई, CN भी माइनस आई। लेकिन माइनस आई कौन स्ट्रॉन्ग लगाता है? क्योंकि NO2 पे क्या होता है? फॉर्मल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका माइनस आई क्या होगा? ज्यादा होगा। तो थर्ड वाले का ज्यादा हो जाएगा। फिर CN एंड फ्लोरीन में ज्यादा किसका होगा? CN का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन, क्योंकि वहां पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव बताया था ना, वहां पे किसी पे क्या होता है? sp कार्बन तो है ही है, साथ में वहां पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है? sp नाइट्रोजन है वहां पे, तो वो क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 के बाद क्या हो जाएगा? 2 के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे समझिए कि ये सब क्या है? आपका प्लस आई ग्रुप है। ये क्या है? आपका प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे दोनों देखिए ध्यान से, दोनों माइनस आई ग्रुप है, और यहाँ पे एक ही माइनस आई ग्रुप है। तो बताए थे कि 2 वीक वाले का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द 1 स्ट्रॉन्ग वाले से। ये 2 वीक वाले हैं, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। चेक कीजिए इसको।
यहाँ पे दो क्या है, वीक वाला है, यहाँ पे क्या है, एक क्या है, स्ट्रांग वाला है। तो दो वीक वाले का इफेक्ट क्या होता है, एक स्ट्रांग वाले से ज्यादा होता है। क्लियर है यहां तक? डिस्टेंस सेम हो तो बताया था चीज। इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो सिर्फ प्लस आई शो करेगा, क्या शो करेगा, ये तो प्लस आई शो करेगा। बी आर माइनस आई शो करेगा, नजदीक में है, ये दूर चला गया माइनस आई। बी आर का माइनस आई क्या, हाँ चला गया, दूर चला गया, यहाँ पे नजदीक में है। हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट या डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पे बताइए, 2 का होगा, 2 के बाद 3 का होगा, उसके बाद 1 का होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो प्लस आई शो करेगा, तो इसका 1 का तो सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी आर वीक वाला है, NO2 स्ट्रांग वाला है, बट यहाँ पे ये क्या है, दूर चला गया हुआ है, और ये नजदीक में है। ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा कम करेगा चार्ज को। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 का, फिर 1 का। माइनस आई ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से कार्बन आयन पे जो निगेटिव चार्ज होता है ना, वो कम हो जाता है। और जब भी निगेटिव चार्ज कम होगा तो मतलब वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड का, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। ठीक है ना, थर्ड हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है ना, वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल हुआ वो कौन सा होगा आपका, अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्काइल फ्री रेडिकल को हम लोग डिनोट करते हैं R, और यहाँ पे देते हैं क्या, एक डॉट। तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को हम लोग। देखिए ध्यान से, जितना भी मैंने अभी बताया ना, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, उस सब में क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा। अब वहां पे ये चेक करना कि तो वहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। कार्बोकेटायन में नहीं होता है, कार्बन आयन में होता है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो दिख रहा है वहां पे R पे जो मैंने दिया डॉट, वो बेसिकली क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे CH3 डॉट, CH3, CH2 डॉट, CH3, CH3, CH3 डॉट। ये सब के सब क्या है, आपके फ्री रेडिकल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? ये सब क्या आपका फ्री रेडिकल है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, H H H, यही ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इस देख के बताइए आप लोग यहाँ पे क्या क्या इस बारे में बोल सकते हैं। पहला क्या, यहाँ पे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको क्या, ये जो है ना, वो क्या है आपका न्यूट्रल स्पेसीज है। क्या है ये, न्यूट्रल स्पेसीज। अरे बात समझ में, वहां पे क्या था, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज कार्बोकेटायन में, कार्बन आयन में क्या था आपका निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। ये क्या है आपका न्यूट्रल स्पेसीज, मतलब कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे क्या है आपका 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे
तीन ही बॉन्ड पेयर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sp2, ये क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहां पे जो होगा आपका 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। 1p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अगर ये प्लेनर है sp2 है तो क्या होगा ये प्लेनर होगा, प्लेनर इन शेप, ठीक है ना, प्लेनर इन शेप होगा ये। यहां पे जो होगा ये p एटॉमिक ऑर्बिटल जो दिख रहा है वो कैसे होगा बेसिकली ऐसे परपेंडिकुलर, ये तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है ये, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, ये क्या है आपका 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। मैं क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, यहाँ पे क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे अब कौन सा ग्रुप चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा सके। हम जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप जो होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और माइनस आई क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इसके स्टेबिलिटी को क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा। लेकिन प्लस आई क्या करेगा इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है आपका 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, ठीक है ना। मैं क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्टेबिलिटी ऑफ alkyl free radical is directly proportional to the plus I power of the group, plus I power of the group, or inversely proportional to the minus I पावर ऑफ द ग्रुप। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, चेक कीजिए इसको, देखिए ध्यान से। क्लियर है यहां तक। मैं यहां पे क्या बोल सकते हैं एक चीज और कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो किससे प्रेजेंट होगा प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और लोन इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0 होगा, है ही नहीं यहाँ पे। sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, 1p एटॉमिक ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, प्लेनर इन शेप होता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो प्लस आई पावर वाला जो ग्रुप होगा उसको बढ़ाएंगे तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, एक है यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे क्या लगा हुआ है 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी, फिर सेकेंड वाले का थर्ड वाले का, फिर सेकेंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये क्या है आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये क्या है आपका 2 डिग्री है,
ये क्या है आपका 1 डिग्री है, और ये क्या है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये क्या है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी एंड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी दोनों क्या होता है, अप्रॉक्स सेम, अप्रॉक्स क्या सेम होता है, उसका जो ऑर्डर होता है सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे ये क्या आपका 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये क्या आपका 2 डिग्री है। हम जानते हैं कि 3 डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, तो 1 ग्रेटर देन, फिर 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखे जानते हैं, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो बी आर लगा है, मतलब दो माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। माइनस आई ग्रुप कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। यहाँ पे माइनस आई ग्रुप कितने लगे हैं, 1 लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो खींचने वाले बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके डिफिशियंसी को कम करेगा, मतलब इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा 1 का। अब यहाँ पे दो माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, दो माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दो माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा खींचेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी बढ़ा देगा। हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को कम करना है, बट ये बढ़ा देगा। और यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे कम करेगा, मतलब ये कम बढ़ाएगा। ये भी माइनस आई है, ये भी तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, बट इसके कंपेयर में मैं बोल रहा हूँ, इसके कंपेयर में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है कम डेफिशिएंसी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे ना कि 2 वीक वाले का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द 1 स्ट्रांग वाले ग्रुप से। तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वो कम अनस्टेबल होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे 3, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये तो प्लस आई ग्रुप है, सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 वाले का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उदाहरण से, यहाँ पे NO2 Br, दोनों के दोनों क्या है, माइनस आई वाले ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका माइनस आई क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द Br। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, डिस्टेंस सेम है और सिंगल सिंगल ग्रुप है, डिस्टेंस सेम है और सिंगल सिंगल ग्रुप है, ठीक है ना। 2 वीक और ऐसा कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 का ज्यादा होगा, फिर 2 का। चेक कीजिए यहाँ पे 1 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखे जान से, यहाँ पे ये तो प्लस आई वाला है, दोनों के दोनों माइनस आई वाला है, तो प्लस आई तो बढ़ाता है स्टेबिलिटी को, यहाँ पे 3 वाले का सबसे ज्यादा। अब यहाँ बात कीजिए 1 और 2 में बताइए, तो 1 और 2 में ज्यादा किसका होगा, Br यहाँ पे है, NO2 दूर चला गया, अब Br नजदीक में है। हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Br जो नजदीक में है ना, हाँ Br जो नजदीक में, ये ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा इसके ऊपर। Br नजदीक में तो ये क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा इसके ऊपर, इसके कंपेयर में। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा। आ रही बात समझ में यहाँ तक, मतलब ये ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ये कम होगा अनस्टेबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। चेक कीजिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू बहुत आसान केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा टफ केमिस्ट्री नहीं है। लोग उसको क्या करते हैं, टीचर लोग क्या करते हैं, उसको ना बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छी समझ में आता है बाकायदा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत अच्छे समझ में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकायदा वहां पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप खुद वहां पे करने लगोगे अगर अच्छे समझ में आ गया, बेसिक क्लियर हो गया तो। 3 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, 3 चैप्टर, नोमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये तीनों आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है ऑर्गेनिक के कोई भी रिएक्शन को समझने से। ये मेरा चैलेंज है, अच्छे से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बताइए मैं यहाँ पे जितना भी मैंने अभी डिस्कशन किया इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर, क्या आपको लगा कहीं से भी कोई मतलब बहुत ज्यादा टफ चीज मैंने बताया यहाँ पे? आप कोटा में पढ़ोगे ना तो यही चीज सब पढ़ाया जाएगा वहां पे, वो ज्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाया हूँ, कोटा के अंदर तो नहीं,
लेकिन मैं रेजोनेंस में पढ़ाया हूं तो मुझे पता है ये चीज अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सिंपलेस्ट वे में जो गांव देहात में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा इंग्लिश का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए, अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको आगे तो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना है ना। तो अभी से थोड़ा सा पढ़ने का हैबिट बनाएंगे तो क्या होगा उससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा आगे भी जाकर। फिर कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में पूरी तरह से आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, इंग्लिश ही बोलना है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज के लिए। इसलिए आप लोग क्या करें कि जो भी मैं यहाँ पे देखिए, जहां तक होता है मैं हिंदी का भी इस्तेमाल कर देता हूँ कभी कभी, ताकि आपके सहूलियत के लिए, ठीक है ना, आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। फिर भी आपको कहीं लगता है कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, आप इसका जो थर्ड तक हो गया। अब इसका जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो क्या है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ में आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि वो एसिडिक एसिड मतलब क्या होता है कि जो एसिड आसानी से अपना H+ को लॉस कर दे, ठीक है ना। जो एसिड H+ को आसानी से लॉस कर दे, अगर वो आसानी से लॉस कर दे रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो आसानी से H+ को लॉस नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका वीक एसिड कहलाएगा। ये सब बता चुका हूं मैं पहले भी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आर्हेनियस एसिड, लुईस एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ये सब बता चुका हूं मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं। आर्हेनियस एसिड क्या होता है, जो H+ को लॉस करता हो एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होता है, वो भी H+ को लॉस करता है, लेकिन उन्होंने क्या मतलब वहां पे एक्वस सॉल्यूशन कंडीशन नहीं लगाया, सिंपल बोल दिया कि H+ लॉस कर दिया, मतलब वो एसिड कहलाएगा। लुईस एसिड क्या कहलाता है, जो एक के इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग लुईस एसिड का यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे सिंपल ये पढ़ना है, आर्हेनियस या तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ज्यादातर आपको क्या आएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड ही आएगा, या आर्हेनियस भी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में H+ लॉस होता है, इसलिए ज्यादा का अंतर वहां पे नहीं है। बस एक में क्या है आपका कि एक्वस का कंडीशन लगा हुआ है और एक में एक्वस कंडीशन नहीं लगा हुआ है। तो आपसे जब भी सवाल किया जाएगा तो सिंपल से ये पूछा जाएगा कि व्हिच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, या बताइए फाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो मतलब वहां पे क्या बताना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, जो आसानी से अपना H+ को लॉस कर देगा, और वीकर एसिड कौन सा होगा, जो आसानी से अपना H+ लॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। और इससे बड़ा डिटेल हम लोग पढ़े हैं पहले भी, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि एक एसिड है H है, ठीक है ना। एसिड है तो जाहिर सी बात है उसके पास में H तो होगा, हाइड्रोजन एटम तो होगा, जाहिर सी बात है। जब यहां से H+ बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बना, H++। जब H+ यहां से बाहर निकला, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉन्ड में, यहाँ पे क्या है आपका, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से H+ बाहर निकला, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, A के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, A पे क्या आ गया आपका, निगेटिव चार्ज। तो क्या बोलते हैं हम, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एसिड, ये क्या है आपका, एसिड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, ठीक है ना। बेस पता होगा ना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस में पहले पढ़ाया था, थोड़ा सा हल्का सा जानकारी मैंने दिया था वहां पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे बता देता हूं थोड़ा सा बेस के क्या होता है। आर्हेनियस बेस तो सिंपल सा, वहां पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे आर्हेनियस बेस नहीं पढ़ना है। आर्हेनियस बेस क्या होता है, सिंपल सा कि एक ऐसा बेस जो OH- देगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे तो OH- तो है नहीं,
हम लोग यहाँ पे OH माइनस का बात नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्हेनियस बेस का बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ बात करेंगे ब्राउनस्टेड लॉरी बेस, या तो क्या बात करें हम लोग लुईस बेस का बात करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे लुईस बेस, या तो हम लोग क्या बात करेंगे ब्राउनस्टेड लॉरी बेस का बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और लुईस बेस क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग लुईस बेस, ठीक है ना। अब ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड क्या होता है, सेम चीज, जो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। सॉरी ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, जो क्या करता है H+ को एक्सेप्ट करता है। और ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है। और ब्राउनस्टेड लॉरी बेस क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है। कोई दिक्कत है यहां तक? और आर्हेनियस बेस क्या होगा, जो OH माइनस को डोनेट करेगा, OH माइनस देगा एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? लुईस बेस क्या हो गया आपका यहाँ पे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर यहां तक? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देगा, उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। अब ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड किसको बोलते हैं हम लोग, जो H+ को एक्सेप्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे ए पे निगेटिव चार्ज है, तो क्या ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, निगेटिव चार्ज है ना। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपना निगेटिव चार्ज इसको डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है यहां तक? तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, लुईस बेस भी बोल सकते हैं ना। लुईस बेस भी है, ब्राउनस्टेड बेस भी है। लुईस बेस क्यों है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। लुईस बेस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, ब्राउनस्टेड लॉरी बेस। कोई दिक्कत यहां तक? इसी का नाम क्या दे दिया हम लोग, कंजुगेट बेस। जो एसिड H+ लॉस करने के बाद जो स्पेसीज बनाता है ना, जो एसिड H+ लॉस करने के बाद जो स्पेसीज बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंजुगेट बेस बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है, कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, यहाँ पे H+ के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे H+ जितना ज्यादा होगा, H+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे वहां पे कि वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कम होगा, तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे कि वो जो एसिड है वो क्या है, आपका वीक एसिड है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? ऐसे भी एसिड बेस जो है ना, अगला मतलब आएगा हाइपर कंजुगेशन के बाद आएगा, तो वहां पे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे पूरा एसिड एंड बेस के बारे में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी जानकारी अभी से लेते रहिए, ताकि आपको वहां पे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि H+ इफ concentration of H+ is more, then we say that the acid is a strong acid. If the concentration of H+ is less, then the acid is the weak acid. अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कंसंट्रेशन तो फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा कंपेयर करना है, एसिडिक 5 एसिड दे देगा, 4 एसिड दे देगा, आपको वहां पे कंपेयर करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे कंपेयर, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। अभी जस्ट बता दिया कि यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे जो A- है, A पे क्या है, माइनस चार्ज है। अगर यहाँ पे A पे जो माइनस चार्ज है, अगर उसका डेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है ना, हम पढ़े थे ना, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज होता है। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपन साइज होता है ना। अगर यहाँ पे सोचिए, मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाए, निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये निगेटिव क्या करेगा, इसके H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, या हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वापस क्या हो जाएगा, HA बन जाएगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें जिसकी वजह से ये रिएक्शन बैक में नहीं जाए, मतलब हमें यहाँ पे H+ मिलता चाहे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
कि ए पे जो निगेटिव चार्ज का जो डेंसिटी है उसको हम लोग कम कर दे। अगर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या ये अब H प्लस को गेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगेगा, तो हम बोल देंगे कि इसे वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो फाइंड आउट करेंगे वो बेसिकली किससे करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल है, एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एनायन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी स्टेबल होगा, तो कैसे पता करेंगे कि ये एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल है? और स्टेबल होने से क्या हो गया कि जिसकी वजह से यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इसके स्टेबल होने से क्या हुआ कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो गया। कोई भी एनायन अगर स्टेबल है, इसका मतलब क्या होता है कि तो वहां पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। कोई भी एनायन अगर मोर स्टेबल है, कोई भी एनायन क्या है, मोर स्टेबल है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास में निगेटिव चार्ज का डेंसिटी क्या है, कम है। अगर निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है तो अब ये उतना आसानी से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर ये बैक नहीं जा पाएगा। अरे बात समझ में? तो हमें क्या करना है बेसिकली कि जो एनायन है ना, जो एनायन है, ठीक है ना, उस एनायन पे जो निगेटिव चार्ज है ना, उस निगेटिव चार्ज के डेंसिटी को कम करना है। वो जितना ज्यादा कम हो जाएगा हम लोग बोल देंगे वहां पे कि वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बेसिकली हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस। ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम यहां पे क्या बोलेंगे कि इफ एनायन इज मोर स्टेबल देन वी से दैट, then we can say that anion will have less negative charge density. So attraction between anion and H plus will also decrease. क्या बोला यहाँ पे, लाइन समझिए इस चीज को। अगर एनायन मोर स्टेबल है तब हम लोग कह सकते हैं कि एनायन के पास में लेस निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा। अगर एनायन मोर स्टेबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तो उसके पास में क्या है, लेस निगेटिव चार्ज डेंसिटी है। अगर इसके पास में लेस निगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। देन द अट्रैक्शन बिटवीन द H प्लस एंड एनायन विल ऑल्सो डिक्रीज, वो भी क्या कर जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिंपल H प्लस को बाहर निकाल देना है। जो एनायन बना होगा ना, उस एनायन का हमें क्या करना है, सिंपल स्टेबिलिटी चेक कर लेना है। जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग वहां पे बोल देंगे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल करवाते हैं आपको ताकि समझ में आएगा आपको। उसके बाद यहां तक क्लियर है बातें, हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर, देखिए ध्यान से आप।
फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, लाइए इस चीज को। मैंने क्या बताया यहाँ पे, एसिडिक एसिड निकालने के लिए सिंपल सा H प्लस को बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। यहाँ से जैसे हम लोग H प्लस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ से H प्लस को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ से H प्लस को बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ से H प्लस बाहर निकाल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ता है। निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कार्बन आयन, तो प्लस आई बढ़ा रहा था कि माइनस आई बढ़ा रहा था उसके स्टेबिलिटी को, माइनस आई बढ़ा रहा था। प्लस आई तो क्या करता है, डिक्रीज करता है उसके स्टेबिलिटी को, याद है ना। हम देखे भी थे कि मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, याद है ना। वही काम यहाँ भी करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 3 डिग्री वाला है, चेक कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे ये सब ग्रुप मिलकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, लेस स्टेबल कर देगा। अरे बात समझ में। बट ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि CH3OH इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मोर 2 डिग्री मोर 3 डिग्री। वो क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है आपका मिथेनॉल, ये क्या है आपका मीथेनॉल, ठीक है। और ये क्या है, हम लोग बोलेंगे इसको 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि इसे स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, वहां पे क्या था कार्बन एनायन, अब वहां पे कार्बन को हटा दो, अब यहाँ पे सिंपल क्या बोलो, एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I पावर ऑफ द ग्रुप, याद है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I पावर ऑफ द ग्रुप। बस वहां पे सिंपल क्या करना है, कार्बन को हटा देना है। अब एनायन से सिंपल आ गया एनायन, ठीक है ना। या कार्बन आयन लो या एनायन लो, दोनों के इसमें सेम स्टेबिलिटी, +I घटाएगा -I बढ़ाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, H प्लस बाहर निकाले निगेटिव आया, H प्लस बाहर निकाले निगेटिव आया, H प्लस बाहर निकाले निगेटिव आया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका +I इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, -I इफेक्ट शो कर रहा है, और ये भी क्या शो कर रहा है, -I। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे -I ये नजदीक से है, ये दूर चला गया, ये तो क्या कर देगा, उसको अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि +I है। तो +I क्या करता है, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। लेकिन ये दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दोनों में से ज्यादा कौन इंक्रीज करेगा उसका स्टेबिलिटी को, तो थर्ड वाला Br, क्यों नजदीक में है, ये दूर में है, बताया था ना, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तीसरा ज्यादा होगा किससे, दूसरा से, फिर फर्स्ट। बताए थे कि से ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ये भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये दूर है, और ये वीक है बट ये नजदीक है, तो नजदीक से ज्यादा इफेक्ट लगाएगा ना वो, ठीक है ना। भले ही वो वीक रहे कोई मतलब नहीं है, बट वो नजदीक में है तो वो ज्यादा इफेक्ट लगाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे निगेटिव आया, H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे निगेटिव आया, H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे निगेटिव आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोच के बताइए, NO2 -I इफेक्ट शो करेगा, तो क्या करेगा, इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो हम लोग बोलेंगे कि थर्ड इज मोर एसिडिक, थर्ड इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल मतलब मोर एसिडिक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे क्या मिथाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन वाला है क्या इथाइल। हम जानते हैं कि जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता है, तो +I पावर भी इंक्रीज करता है, बताया था ना। तो इसका +I पावर ज्यादा होगा, इसका +I पावर कम होगा। तो +I पावर इसका कम है, अगर इसका +I पावर कम है तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो 1, और ये क्या हो जाएगा 2।
एस प्लस बाहर निकाले, निगेटिव बनाए, एस प्लस बाहर निकाले, निगेटिव बनाए, एस प्लस बाहर निकाले, निगेटिव बनाए। ठीक है, अब यहां पे देख रहा हूं, यहाँ पे बी आर यहाँ पे क्या आ गया, नजदीक में, NO2 यहाँ पे दूर में, मतलब इसका ज्यादा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, मतलब तीसरा का ज्यादा हुआ किससे, दूसरा से, और फिर दूसरा किससे होगा, फर्स्ट से, क्योंकि ये वाला क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई क्या करता है, उसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। चलिए हम यहां बात करते हैं अब। ये दांता पे फ्लोरीन है यहाँ पे नजदीक में, चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन तक कोई फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे ही फ्लोरीन आ चुका है, यहाँ भी 2 कार्बन तक कोई फ्लोरीन नहीं है, चेक कीजिए वहां पे, यहाँ पे 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्या आ चुका है, फ्लोरीन आ चुका है, और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कोई फ्लोरीन वगैरह नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट लगेगा, नजदीक से है तो, मतलब इसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, H प्लस बाहर निकाले, निगेटिव बनाए, तो इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, 1 का ज्यादा होगा। अब इसमें चेक करते हैं, 2 कार्बन एटम तक तो कुछ तो है नहीं, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन का यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 फ्लोरीन, तो वो ज्यादा माइनस आई पावर, वो दोनों क्या है माइनस आई शो कर रहा है, मतलब वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो क्या कर देगा, ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो मैं क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। H प्लस को निकलने के बाद वहां पे बनाना है क्या, आपको कार्बन एनायन बनाना है। देखिए यहाँ पे 3 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, H प्लस बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बना, निगेटिव चार्ज, H प्लस बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, H प्लस बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बना, निगेटिव चार्ज। अब देखते हैं यहाँ पे ये sp3 वाला है, sp3 ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये क्या है आपका sp2, और ये क्या है आपका sp। हम जानते हैं कि sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द sp2, और sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3, मतलब ये sp ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू द sp2, ये कम विड्रॉ करेगा एज कंपेयर टू द sp। तो दिक्कत है यहां तक, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा इसके कंपेयर में, क्लियर है यहां तक। हम जानते हैं ना कि sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द sp2, एंड sp2 को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द sp3, ये तो पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी चेक कर सकते हैं, या इसका भी निकाल दीजिए, हाइब्रिडेशन तो क्या आएगा, sp आएगा, इसका भी sp2 आएगा, निकालने आता है ना। जब यहां से H प्लस बाहर निकल गया था, C पे क्या निगेटिव चार्ज आया ना, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि H प्लस यहां से बाहर निकल चुका है, तो C पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 हो गया ना, तो क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, sp हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से 1 H बाहर निकला है, तो 1 H बचा हुआ है, तो 1 H और 1 सिग्मा बॉन्ड 2, और एक क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन 3, क्या हो जाएगा sp2। यहाँ से H प्लस बाहर निकला है, 1 H प्लस बाहर निकला है, तो यहाँ पे 2 अभी बचा हुआ है H, और एक ये बॉन्ड, तो 3 हो गया बॉन्ड, और ये क्या निगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया 3 + 1 4, मतलब क्या हो जाएगा ये sp3, ये क्या है आपका sp3 है ये। तो हम जानते हैं कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp2, और sp2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp3, तो हम बोल सकते हैं कि sp एटम पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल देन sp2 एटम, और sp2 एटम पे मोर स्टेबल होगा निगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू द sp3 एटम। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, तो हम बोलेंगे कि ये अल्काइन मोर एसिडिक होगा अल्कीन से, अल्कीन मोर एसिडिक होगा अल्केन से। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखे जाओ यहाँ पे H प्लस को बाहर निकाले, वो पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस को बाहर निकाले, यहां पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आएगा, चेक कीजिए, ठीक है ना।
अब देखिए ध्यान से CH2 अब यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CF3। अब देखने से क्या लग रहा है कि सर CF3 है तो इसका माइनस आई स्ट्रांग होगा, ये तो प्लस आई शो करेगा। अरे बात समझ में, ये क्या शो करेगा प्लस आई शो करेगा और ये क्या शो करेगा माइनस आई शो करेगा। इसका मतलब इसका ज्यादा होना चाहिए था, इसका ज्यादा होना चाहिए था S3 का स्ट्रेंथ, क्योंकि माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। बट इसका क्या होता है ज्यादा होता है S3 का स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस। क्यों? जब यहां से S प्लस बाहर निकालेंगे ना, देखिए ध्यान से इंडक्टिव इफेक्ट या हम लोग आगे पढ़ाऊंगा मैं रेजोनेंस वगैरह या मिजोमेरिक इफेक्ट, वो कहां पे अप्लाई होता है जब एटम क्या होता है सेम होता है, ठीक है ना। मतलब जिस एटम पे निगेटिव चार्ज है या जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या जिस एटम का हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं एसिडिक एक्शन या बेसिक एक्शन चेक करना चाह रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि उस एटम पे जो चार्ज होगा, ठीक है ना, उस एटम पे जो चार्ज होगा या एसिडिक एक्शन चेक करना चाह रहे हैं तो वो जो एटम है ना वो एटम सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये वहां पे अप्लाई होगा जब वहां पे क्या होगा एटम क्या होगा आपका सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एटम क्या है आपका डिफरेंट है, चेक कीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है। जब एटम डिफरेंट हो जाएगा ना तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं बाबू, हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि जब एटम डिफरेंट हो तो हम लोग या तो उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक करेंगे या तो हम लोग उसके साइज से चेक करेंगे। लिखवाया था यहाँ ये चीज कि इफ द की एटम इज डिफरेंट, if the key atom is different then we check by either electronegativity or by size। तो दिक्कत है यहां तक, या तो हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक करेंगे या तो हम लोग उसके साइज से चेक करेंगे, साइज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम लोग तब चेक करते हैं जब वहां पे वो एक ही पीरियड का एलिमेंट हो, एक ही पीरियड का एलिमेंट होता है तो हम लोग क्या किससे चेक करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। जब एक ग्रुप का एलिमेंट होता है ना तो वहां पर हम लोग किससे चेक करते हैं साइज से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो भले ये CF3 लगा हुआ है, भले यहाँ पे CH3 है, हम लोग ये पे यहाँ पे ये नहीं बोल देंगे तो यहाँ पे CF3 तो इसका ज्यादा हो जाएगा एसिडिक एक्शन ना, गलत। यहाँ पे क्योंकि की एटम क्या है, जिस एटम पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ना वो एटम डिफरेंट है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, ये तो एक ही पीरियड का एलिमेंट है। तो बताइए किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का या यहाँ पे नाइट्रोजन का। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे निगेटिव चार्ज क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि से अल्कोहल जो होगा ये ज्यादा होगा मोर एसिडिक देन ये अमोनिया, अमीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो इसका एक बच जाता है क्या बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसको मैं खत्म करके, ठीक है ना, थोड़ा कुछ क्वेश्चन करके हम लोग उसको फिनिश करके फिर हम रेजोनेंस में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना।